दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी स्टडी सेंटर में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अब टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कंफर्म होगा, अब डेट नहीं टलेगी, क्योंकि आयोग ने अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम सीटी लोड कर दिया है और अब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा, इसलिए अब टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, अब ये कंफर्म है कि अब हमारा एग्ज़ाम टलेगा नहीं, अब होगा। तो दोस्तों, आज से बल्कि अभी से लग जाइए अपने टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए। बहुत सारे यूट्यूबर आपको बहका रहे हैं कि एग्ज़ाम टलेगा, लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम टलेगा नहीं, अब हमारा एग्ज़ाम होगा। और इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट, जो आप देख सकते हैं कितने ही बेहतरीन प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और आप इससे अपने तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का ये पहला प्रैक्टिस सेट है और ये दोस्तों हर रोज़ शाम 4 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी सेंटर पर रोज़ 4 बजे आएगा। आप सब लोग इस प्रैक्टिस से लाभ लीजिए। तो दोस्तों बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों हमारा ये पहला क्वेश्चन है, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज का ये हमारा पहला प्रश्न है, किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा? ये होगा डी। हमारा आंसर होगा डी। दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होगी। तो हमारे प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों ये होनी चाहिए 15%। लोकसभा के 15% सदस्यों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला है दोस्तों, फटाफट करते हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है और कम समय है, तो इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। कोई व्याख्या नहीं होगी, केवल प्रश्न होगा और उसका आंसर होगा। तो दोस्तों जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है? तो फेडरल शब्द दोस्तों कहीं भी वर्णित नहीं है। फेडरल शब्द कहीं भी नहीं लिखा गया है। फेडरल शब्द नहीं कहीं लिखा गया है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में राज्यों के लिए संघ, भारत राज्यों का एक संघ है, ऐसा कहा गया है। दोस्तों फेडरल शब्द नहीं है कहीं। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के मध्य का अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए। तो संसद के 2 सत्रों के मध्य का कितना अंतराल नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए दोस्तों सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस वाद में प्रतिपादित की गई? संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस वाद में प्रतिपादित की गई? दोस्तों आंसर दीजिएगा। पांचवा का है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें ये कहा गया कि संसद मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन एवं परिवर्तन तो कर सकती है। दोस्तों किसी भी भाग में संशोधन और परिवर्तन कर सकती है संसद, लेकिन संविधान की बेसिक संरचना को समाप्त या संशोधित नहीं कर सकती। उसकी जो बेसिक संरचना है उसको संशोधित नहीं कर सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है, उसमें कुछ जोड़ सकती है, ऐसा कर सकती, लेकिन उसकी मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों का समावेश किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया दोस्तों
1976 में। अगला है, भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? क्या होगा हमारा आंसर? बी। जिस समय हमारा संविधान तैयार हुआ उस समय संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य कहा गया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में स्थानीय शासन के लिए ओम्बुड्समैन है? ओम्बुड्समैन किस राज्य में है? तुम्हारा होगा केरल। अगला है, कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य की घोषणा 1929 के अपने अधिवेशन में किस स्थान पर की थी? दोस्तों ये की थी लाहौर में। ये की थी लाहौर में। हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो आधुनिक मनु कहा जाता है बी आर अम्बेडकर को। अगला है, तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी थी? तो ये भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी कौन थे? दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला है, एक बार संसद द्वारा वित्तीय आपात की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी उद्घोषणा कितने समय तक जारी रह सकती है? दोस्तों कितनी अवधि तक जारी रह सकती है? तो ये है अनिश्चित काल। ये है अनिश्चित काल। वित्तीय आपात की स्वीकृति एक बार मिलने के बाद वो अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है। अगला है, लाल बाल पाल कहलाने वाली स्वतंत्रता सेनानियों की तिकड़ी किनके बारे में बताती है? तो दोस्तों लाल बाल और पाल ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है लाला लाजपत राय को, बाल गंगाधर तिलक को, पाल बिपिन चंद्र पाल। तो दोस्तों हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? किसमें है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल? कौन हो जाएगा दोस्तों? ए। ऊपर ही दिख रहे हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। अगला है 15वां, वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध है। वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध है तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा एम एन राय। एम एन राय ने मानववाद की अवधारणा को, वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा को दिया था। अगला है, अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र में 34 विभागों का उल्लेख है। ये अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। अगला है, कौटिल्य की षड्गुण्य नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें दोस्तों क्या सम्मिलित नहीं है? इसमें मैत्री सम्मिलित नहीं है। मैत्री सम्मिलित नहीं है। अगला है 18, कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो दोस्तों अभी बताया आपको कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। आगे है, गांधी विश्वास करते थे। गांधी विश्वास करते थे साधन साध्य की उपयोगिता की पुष्टि करते हैं। साधन साध्य की उपयोगिता की ये पुष्टि नहीं है दोस्तों, ये है सिद्धि करते हैं या पुष्टि करते हैं। सिद्धि करते हैं या पुष्टि करते हैं। अगला है, मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ था। मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ था, वो कौन सा है? ये होगा 1848। आगे है, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही व्यक्त करता है।
मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही व्यक्त करता है। ये हो जाएगा ए, अल्पकालीन राज्य को। 22 है, हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो। ये किसका कथन है? तो दोस्तों ये कथन है हेनरी मैन का। ये कथन हेनरी मैन का है। हेनरी मैन राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। ये विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट के मत का प्रतिपादन किया था? एक व्यक्ति एक वोट। दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा जर्मी बेंथम। ये हो जाएंगे जर्मी बेंथम। बेंथम ने एक व्यक्ति एक वोट का समर्थन किया था। बेंथम महिला मताधिकार तथा भारित मतदान का कट्टर विरोधी था। बेंथम महिला मताधिकार के विरोधी थे। अगला है, द फिलॉसफी ऑफ राइट द्वारा लिखी गई थी। द फिलॉसफी ऑफ राइट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों ये लिखी गई थी हेगल के द्वारा। ये लिखी गई थी हेगल के द्वारा। अगला है दोस्तों 25वां, किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया था? यहाँ कौन है दोस्तों? अरस्तु हो नहीं सकता, लेनिन हो नहीं सकता, बेंथम विरोधी है, तो बचा कौन? जेएस मिल। अगला है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा यह किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था हेगल ने। ये कहा था हेगल ने। अगला है 27वां, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है? कौन एक सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ए, इमैनुअल कांट सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं जुड़ा है। इमैनुअल कांट सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं जुड़ा है। इसे आधुनिक आदर्शवाद का जनक माना जाता है। इमैनुअल कांट को आधुनिक आदर्शवाद का जनक माना जाता है। आधुनिक आदर्शवाद का जनक माना जाता है। अगला है, कौटिल्य के लिए रूपदर्शक की अवधारणा का अर्थ है। रूपदर्शक किसको कहा गया? ब्यूटिशियन को, मजिस्ट्रेट को, सिक्कों का निरीक्षक, जमींदार। तो दोस्तों ये कहा गया सिक्कों के निरीक्षक को। अगला है, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट की रचना जॉन लॉक द्वारा की गई। पहले ट्रीटाइज निबंध का प्रतिपाद्य विषय क्या था? पहले ट्रीटाइज का विषय क्या था? ये था दोस्तों रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना। रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना। आगे है, सामान्य इच्छा की अवधारणा। सामान्य इच्छा की अवधारणा ये कैसी अवधारणा है? तो दोस्तों ये गुणात्मक अवधारणा है। ये गुणात्मक अवधारणा है। अगला है, लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी। लॉक की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? तो दोस्तों लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी पूर्व राजनीतिक। लॉक की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? ये पूर्व राजनीतिक थी। अगला है, लॉक के समझौता सिद्धांत में पहला समझौता संपन्न होता है। पहला समझौता संपन्न होता है लोगों में आपस में। दोस्तों पहला समझौता लोगों का आपस में होता है, जबकि दूसरा समझौता जनता और संप्रभु के बीच होता है। दोस्तों पहले समझौते से नागरिक समाज की और दूसरे समझौते से सरकार की स्थापना होती है। तो दोस्तों जो पहला समझौता होता है तो वो किससे होता है? लोगों का आपस में होता है।
अगला चलते हैं। किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है? किसने कहा दोस्तों? ये कहा हाब्स ने। अगला है, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी? प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी? किसने दी दोस्तों? आदर्श बर्बर कौन कहा? आदर्श बर्बर रूसो ने कहा था। व्यक्ति को आदर्श बर्बर रूसो ने कहा था। प्राकृतिक अवस्था में रूसो का मनुष्य एकदम भला, असभ्य, जो आदर्श बर्बर था, वह आनंदमय जीवन जीता था। वह स्वाधीन, संतुष्ट और आत्मनिर्भर होता है। दोस्तों अगला है, किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, यह एक सर्वोच्च समुदाय है? ये किसने कहा था? ये कहा था अरस्तू ने कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, यह एक सर्वोच्च समुदाय है। अगला है, यह किसका कथन है? संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी। वह सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था। यह किसने कहा? यह कहा है ग्रैन्यूल ऑस्टिन ने। यह कहा है ग्रैन्यूल ऑस्टिन ने। ग्रैन्यूल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रैन्यूल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्टन ऑफ ए नेशन 1966 में कहा था कि संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी। वह सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था। अगला है, किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है? दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? 37 का हो जाएगा डी। जॉन ऑस्टिन ने उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश माना है। जॉन ऑस्टिन एकलवादी संप्रभुता के समर्थक हैं। एकलवादी संप्रभुता के समर्थक हैं। एकलवादी संप्रभुता के समर्थक हैं। और इनकी पुस्तक है दोस्तों लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंसी। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंसी। अगला है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया दोस्तों कार्ल मार्क्स एवं एंजेल्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स एवं एंजेल्स के द्वारा लिखा गया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये कब लिखा गया? तो दोस्तों ये लिखा गया 1848 में। ये कब लिखा गया? तो ये लिखा गया 1848 में। अगला है, मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? दोस्तों कौन मानव विवेक में आस्था रखता है? तो ये है उदारवाद। उदारवाद का जनक जॉन लॉक को कहा जाता है। उदारवाद का जनक लॉक को कहा जाता है। लॉक का मानना है कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार के अधिकार बताए हैं। कौन कौन सा है इसको नोट कर लेना है दोस्तों। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। अगला है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया? वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया? तो ये किया दोस्तों स्पेंसर ने। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास स्पेंसर ने किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किसने किया? तो ये किया दोस्तों रूसो ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया। अगला है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव कहाँ हुआ दोस्तों? तो सबसे पहले अमेरिका में हुआ था आधुनिक दल व्यवस्था।
अगला है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित हुए। दोस्तों ये कब हुआ? ये हुआ जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की? जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार की शासन की स्थापना की? तो ये दोस्तों तानाशाही शासन की स्थापना की थी। अगला है कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है दोस्तों संसदीय सरकार। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। यह मंत्रिमंडलीय सरकार और वेस्टमिंस्टर सरकार के नाम से भी जाना जाता है इसको। अगला है कानून का सर्वमान्य स्रोत क्या है? कानून का सर्वमान्य सबसे मान्य स्वरूप है कानूनी टीकाएं। सॉरी दोस्तों, ये है विधानमंडल। कानून का सर्वमान्य स्रोत विधानमंडल है दोस्तों, विधानमंडल। अगला है संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बहुलवादी सिद्धांत गियरके और मैटलैंड के द्वारा किया गया था। गियरके, तो कौन हो जाएंगे? गियरके। अगला है बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है। बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा? कहाँ? क्यूबा में। क्यूबा में बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है दोस्तों। बहुदलीय व्यवस्था से क्या मतलब है? बहुदलीय व्यवस्था से मतलब है जब किसी भी देश की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा संख्या में राजनीतिक दल हों और सत्ता में उसकी भागीदारी हो तो उसे बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। ये महाद्वीपीय यूरोप, फ्रांस, भारत, जर्मनी एवं ऑस्ट्रेलिया में बहुदलीय प्रणाली है। कहाँ कहाँ है? फ्रांस में है, जर्मनी में है और ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन क्यूबा में नहीं है, भारत में भी है। अगला है दोस्तों संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादक है दोस्तों जॉन ऑस्टिन। ये है जॉन ऑस्टिन। अगला है स्वतंत्रता पर 4 निबंध 4 एसेज ऑन लिबर्टी। 4 एसेज ऑन लिबर्टी किसकी पुस्तक है दोस्तों? ये पुस्तक है ईशा बर्लिन की। ये पुस्तक है ईशा बर्लिन की। वहीं दोस्तों ऑन लिबर्टी जेस मिल की पुस्तक है। वहीं ऑन लिबर्टी मिल की पुस्तक है और 4 एसेज ऑन लिबर्टी ईशा बर्लिन की पुस्तक है। अगला है वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। वितरणात्मक न्याय ये था दोस्तों अरस्तु। ये था अरस्तु वितरणात्मक न्याय का प्रतिपादन करता है। वितरणात्मक न्याय का प्रतिपादन करता है। अरस्तु का न्याय 2 रूपों में मिलता है। पहला है वितरणात्मक और दूसरा है सुधारात्मक। अगला है राज्य के विकास को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है प्राच्य साम्राज्य, दूसरा रोमन साम्राज्य, तीसरा यूनानी नगर राज्य और चौथा है राष्ट्र राज्य। दोस्तों इसमें हमारा कौन सा सही होगा? इसमें हमारा हो जाएगा प्राच्य, फिर होगा यूनानी, फिर होगा रोमन, फिर होगा राष्ट्र राज्य। अगला है दोस्तों प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। ये दोस्तों लास्की ने कहा था कि अगर किसी राज्य को जानना है
तो उसके द्वारा दिए जाने वाले अधिकार को जानिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि वह राज्य किस प्रकार का है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट है लास्की का। प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। अगला है सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? नगर राज्य की अवधारणा दोस्तों प्राचीन यूनान से संबंधित है नगर राज्य की अवधारणा। अगला है निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? तो दोस्तों ये कहा है आशीर्वादम ने। अगला है राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है? राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है? कौन होगा दोस्तों? ये होगा राज्य साधन और साध्य दोनों है। अगला है कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च शक्ति यह है दोस्तों संप्रभुता। संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च शक्ति माना जाता है। इसके अभाव में राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अगला है यह किसने कहा कि कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है? यह राजनीति का विषय है। कौन क्या कब कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति का विषय है। यह किसने कहा था? यह कहा था दोस्तों लासवेल ने। यह लासवेल ने कहा था। ये लासवेल की पुस्तक है पॉलिटिक्स। इसमें उसने कहा था हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। ये 1936 में इसकी पुस्तक आई थी। उसमें इसने कहा था कौन क्या कब कैसे है। अगला है बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक हैं। बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट इसके लेखक कौन है? यह है दोस्तों गुन्नार मिर्डल। यह है गुन्नार मिर्डल। अगला है यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? यूनेस्को राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? दोस्तों ये किया था 1948 में। तो दोस्तों आज बस यहीं तक अभी है। चलते हैं अगला। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह स्टेटमेंट किसका है दोस्तों? यह है पॉल जैनेट का। यह है पॉल जैनेट का। अगला है संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है। संसदीय सरकार में राज्य का प्रधान कौन होता है? संवैधानिक प्रधान। ये हो जाएगा दोस्तों डी। तो दोस्तों आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, अगले प्रैक्टिस के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और इसको अच्छे से एक बार देख लेंगे और अपने और भी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए जिससे उसको भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों एक बार ज़रूर इसको देखिए और इससे लाभ लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।